तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है लोकेश वर्मा और हमने अभी तक जो है 10th की पहले चैप्टर की हमने क्लास और भी ले चुकी है और अब मैं आज फिर से क्लास ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमने क्वेश्चन चौथे तक कर लिए थे, प्रश्न वाली पहले की, ठीक है ना। और आज हम क्वेश्चन नंबर 5वां करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5वां बोलता क्या वो देखते हैं अपन, ठीक है ना। क्वेश्चन 5वां बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या हम किसी प्राकृत संख्या n के संख्या 6 की और n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट ये बेटा कि कोई भी प्राकृत संख्या आपको देखे होंगे, जैसे अपने 10 लिखते हैं, 10 20 जो 0 पर समाप्त होती है। यहाँ पे 0 में जो भी संख्या समाप्त होती है उसमें एक कॉमन चीज होती है कि वह 2 गुणित 5 के कॉन्सेप्ट में ही समाप्त होती है। इसके अलावा और किसी चीज में कॉन्सेप्ट में समाप्त तो हो ही नहीं सकती। जैसे मान लो ये 20 है, 20 है, 20 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 2 गुणित 5 के रूप में। देखो 2 गुणित 5 कॉमन ये रहता है, 2 गुणित 5 के रूप में ये टूटेगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको ये चीज देखना पड़ेगा। अगर ये चीज नहीं है तो वह क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं इसको अपन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो पहले। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की और n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये क्वेश्चन हमको बोला है, ठीक है ना। हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट हमको तुम्हें बता दिया हूं कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करते। देखो इसने बोला है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। देखो क्या होता है कि ये जो 6 की पावर n है, इसका अगर हम गुणनखंड तोड़ें तो ये टूटेगा 2 गुणित 5 के रूप में टूटना चाहिए, तब ये प्राकृत संख्या कहलाएगी, 0 पर समाप्त होगी। किंतु अगर हम यहां देखें 6 की पावर n मतलब 6 का अगर गुणनखंड तोड़े हम, तो ये कहीं से लेकर के कहीं तक 2 गुणित 5 के रूप में टूट ही नहीं रहा है, क्योंकि यहां पर ये तो दिख नहीं रहा है ना। ये 0 पर समाप्त कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता ना। अगर यहां 5 होता तो ये परफेक्टली 0 पर समाप्त होता, किंतु ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोलेंगे अपन कि किसी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 व 5 का गुणनखंड होना आवश्यक है।
यदि यदि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो वह संख्या के अभाज्य गुणनखंड शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसका 6 की पावर n का गुणनखंड तोड़ लेते हैं। अब 6 की पावर n का हम गुणनखंड तोड़ेंगे, कुछ भी कर लो, 6 की पावर 5 कर लो, 10 कर लो, 15 कर लो, कुछ भी कर लेते हैं। ठीक है ना। मान लो मैं अभी सॉल्व करने के लिए माना n इक्वल टू, मैं 2 रख के देखा। ठीक है, n इक्वल टू कितना छोटा है, यहाँ पर 2 रख रहा हूं, तो 6 की पावर 2 इक्वल टू 36, और 36 का अगर हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 36 2 1 2 9 3 3 1 इस प्रकार छूटा। तो हमने इसको देखा किस प्रकार छूटा बेटा, ये 36 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इनका गुणनखंड टूटने पे हमको क्लियरली दिख रहा है कि यह इनका जो गुणनखंड है, इनका जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुणित 5 के रूप में है ही नहीं। 2 तो है, 2 मिल रहा है, किंतु 5 नहीं दिख रहा है, तो यह 0 पे समाप्त नहीं होगी। हो रही क्या, नहीं हो रही। ठीक है ना। और भी देख लेते हैं, मान लो 6 की पावर 1, 6 की पावर अगर 1 करेंगे हम तो भी यह 2 गुणित 5 के रूप में टूटेगा ही नहीं, इनका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 5 के रूप में होगा ही नहीं। इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसलिए हम बोलेंगे कि 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। बस ऐसे ही बोल देना, अपना सिंपल सा लिख देंगे अपन। क्या बोलेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है ना। तो हम सिंपल सा बोल देंगे कि 6 की पावर n इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n है। अतः 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 5 n पर समाप्त नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। अतः यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। बस इतना लिखना बेटा इसमें। ठीक है ना। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं आगे वाला सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एक एग्जाम्पल में भी है। ठीक है ना। और अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन भी है, लेकिन इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहां पे मान लो इसके स्थान पे 4 की पावर n आ जाए। ठीक है, या हम यहां पे कह सकते हैं कि यहां लिख देता हूं मैं, ऐसे मान लो यहां पे आ जाए कि 4 की पावर n हो जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि 8 की पावर n हो जाए, या हम कह सकते हैं 12 की पावर n हो जाए, या फिर हम कह सकते हैं 16 की पावर n हो जाए। अगर इस प्रकार से कुछ भी आ जाए तो हमको ये चेक करना है कि उसे गुणनखंड तोड़ो। गुणनखंड तोड़ने के बाद हमको ये देखना है कि यहाँ 2
अभाज्य संख्या 2 और 5 आ रहा है या नहीं, अगर आता है तो वह जीरो पर समाप्त होगी और नहीं आता है तो वो जीरो समाप्त होगी ही नहीं, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। ओके, तो आप इनको ये जो है ना इसको आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है ना। अगर ऐसा आप कर लोगे, प्रैक्टिस रहेगी, तो आप पक्का आगे ये क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है ना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है बेटा, कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 6 7 गुणित 6 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, ये हमको बताना है। सिंपल सी कंडीशन आपने पहले ही पढ़ा था कि भाज्य संख्या वही संख्या होती जो अभाज्य संख्या से पूर्णतः गुणनखंड टूट जाता है उनका, ठीक है, सिंपल सी बात तो यही है, ठीक है ना। जैसे 6 7 5, 5 तो है अभाज्य संख्या, ठीक है ना, 6, इसके बाद फिर यहाँ पे 10 कह सकते हैं, यहाँ पे 18 कह सकते हैं, कौन सी संख्या होंगी जो स्वयं से तो टूटती, साथ साथ में कोई अदर संख्या से भी, मतलब अभाज्य संख्या से भी वो टूट जाती है, ठीक है ना, विभाजित हो जाती है, तो वही संख्या कहलाती है हमारी भाज्य संख्या। हमको ये चेक करना है, हमको इसको और इसको, ये वाले कॉम्बिनेशन को और ये वाले कॉम्बिनेशन को चेक करना कि यह है भाज्य संख्या है या नहीं है, ठीक है ना। चलो लिखते हैं सॉल्व। सिंपल सा रीजन यही है कि भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है ना। कारण यही बताना हम लोग को कि भैया इनका अगर गुणनखंड तोड़ेंगे तो पूर्णतः टूट जाएगा, वही भाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है ना। ऐसे अभी इनको अपन पूरा लिख लेते हैं, तो सॉल्व। यहां पर भाज्य संख्या वही कहलाती है, वही कहलाती है जो अभाज्य संख्या से विभाजित हो। सिंपल सा रीजन है, ठीक है। पहले हमको इसको सम कर लेते हैं, तो 7 मल्टीप्लाई 11 गुणित 13 प्लस 13, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो 77 प्लस 13, इस प्रकार इसको करेंगे, तो 77 इंटू 13 70 इंटू 13, तो 7 21 21 का 1 हासिल लेके आगे 2 और 17 21 21 23, 7 7 1 0 1 101, ठीक है, 101 आ गया। तो ये तो आ गया 101 प्लस 13, तो हो जाएगा ये 1000, इस प्रकार से हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो 4 आ रहा है, मतलब ये 2 से भाज्य संख्या तो है, 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। 6 7 42, 42, 6 गुणित 7 गुणित 6, 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5, ठीक है, 6 7 42 और 5 चौके 20 और हो जाएगा यहाँ पे 42 बी 6 प्लस 1 प्लस 5 हो जाएगा 42 60 120, 42 गुणित 120 गुणित 1 प्लस 5, यहाँ करेंगे अपन 42, 42 गुणित
12, 4 2 4, 8 2 4, 4 0 1 5 0 हो जाएगा 5 0 4 गुणित प्लस 5, तो हो जाएगा यहाँ पे 5 0 4 5। इस प्रकार से ये आ गया है। तो ये दोनों संख्या हमको सिंपल सा रीजन दिख रहा है, ये दोनों संख्या भाज्य संख्या से विभाजित हो जा रही है, अतः हम क्या बोलेंगे कि अतः यह संख्या क्या है, भाज्य संख्या है, ये हमको बताना था। ठीक है ना। देखो अब कैसे करेंगे इसको बेटा आगे। सही तो आया ना, परफेक्ट है, परफेक्ट परफेक्ट है, यही प्रूव करना था। ठीक है, ये तो परफेक्ट है। ठीक है ना। अगर हम इसका गुणनखंड तोड़े तो टूट जाएगा आराम से। 1014 टू से आएगा 25 और यहाँ हो जाएगा 07। ठीक है, और ये एक आराम से इसका गुणनखंड टूट रहा है, सिंपल सा है। और किस आएगा ये, 3 से करके देख लेते हैं। 3 1 जा 3, 2 बचा, 2 बचेगा 3 7 21। ठीक है, 3 1 जा 3, 1 टाइम गया, बचा 2, 3 6 बचा 2, 3 27। ठीक है, और ये अभी भी 3 से चल जाएगा क्या, 13 से आएगा, 13 कम 13, 1 टाइम बचा वहां पे 3 और 1 39, 13 1। इस प्रकार से आएंगे बेटा। तो इसका गुणनखंड टूट किस तरफ है, 3 दूनी 6 और 13। ठीक है, तो ये टूटेगा 6 गुणित 13, कितना जाएगा बेटा, 13 78 गुणित 13। ठीक है, तो जाएगा ये बेटा इस प्रकार से हो जाएगा ये 6 गुणित 13 गुणित 13, 13 78, तो जाएगा यहाँ पर 78 गुणित 13। इस प्रकार से टूट जाएगा इसका गुणनखंड। इसका अगर तोड़ेंगे हम तो जाएगा ये लगभग में, यहाँ नीचे दिख रहा है बेटा आपको, नहीं दिखता होगा, तो मैं यहाँ ऊपर साइड में इसको कर देता हूँ। ये टूट रहा है, ये वाला टूट रहा है, कैसे टूट रहा है बेटा, इसको अगर तोड़ेंगे हम तो ये 78 गुणित 13 के रूप में टूट रहा है, और ये वाला टूटेगा हमारे यहाँ, कर लेते हैं अपन इसको 505। पहले तो 5 से जाएगा 5 1, 5 एकम 5 बचा वहां पे 0 0 तो 0, 5 9 45, ऐसे ही सही। ये टूट रहा है 5 गुणित 1009 के रूप में। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, अतः यह संख्या यह संख्या यह संख्या अभाज्य संख्या से अभाज्य संख्याओं से विभाजित हो रही है। ठीक है, ओके बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 6वां है, सॉरी 7वां, सॉरी कौन सा है, 7वां है। देखो ये क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है बेटा कि एक खेल मैदान है,
मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ पहले, बाकी आपकी स्क्रीन में आ जाएगा वो क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक खेल मैदान है, खेल मैदान में एक लड़की है जो सोनिया है, वो एक चक्कर लगाने, उस खेल मैदान के एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लेती है? 18 मिनट लेती है, तथा रवि को इस खेल मैदान में चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। क्वेश्चन ये बोला है, ठीक है ना। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही स्थान पे वो, ठीक है ना। ये कोई खेल मैदान है, मान लो ये वाला, इस प्रकार से कोई एक खेल मैदान है, और वो इस स्थान पे दोनों एक ही समय में चलना स्टार्ट कर रहे हैं। ये हो गई, मान लो ये हो गई अपनी सोनिया, और हमारे भाई साहब हो गए रवि। ये चलना एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं एक ही मैदान पे, ठीक है ना, एक ही पथ पे रनिंग करना चालू कर रहे हैं। तो एक ही दिन चलते हैं, कितने समय बाद पुनः वो प्रारंभिक, मान लो यहाँ से स्टार्ट किया उन लोगों ने चलना, और वो यहाँ आने में कितना समय, मान लो कि जैसे भाई 18 मिनट तो उसको मान लो कि सोनिया को लग रहा है, तो ये स्लो चलेगी थोड़ा सा, रवि को 12 मिनट लग रहे हैं, तो वह कौन सा राउंड होगा, या फिर कितने समय बाद वह एक दूसरे के पास, मतलब जहां से स्टार्ट किए तो वहीं पे आके वो रुक जाएंगे, वो हमको समय निकालना है, इस ग्राउंड में लगने वाला समय, ठीक है ना। ओके, तो फिलहाल मैं भी इसको स्टार्ट कर रहा हूं, कैसे करना है देख लो आप। देखो, पहले तो हमको इसका एलसीएम निकालने की बात कर रहा है वो, क्योंकि दोनों के बीच में लगने वाला समय को डिफाइन करने की बात कर रहा है वो, ठीक है ना। तो हमको इसका एलसीएम फाइंड करना, 18 मिनट और 12 मिनट का। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। सोनिया को लगने वाला समय 18 का गुणनफल करो बेटा, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1। तो सोनिया को लगने वाला समय निकल रहा है बेटा, देखो कैसे निकल रहा है। और रवि को लगने वाला समय, रवि को लगने वाला समय 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1, इस प्रकार से निकल जाएगा। अब इसका क्या निकालेंगे अपन बेटा, दोनों के मिलने में लगा समय, ठीक है ना। दोनों के प्रारंभिक स्थान, प्रारंभिक स्थान में मिलने पर लगा समय, ठीक है। देखते हैं कैसे होगा बेटा। तो LCM 18 और 12 का तो जाएगा बेटा, यहाँ पे तो जाएगा 2 गुणित 3 गुणित 3, और यहाँ नीचे वाला है 2 गुणित 2 गुणित 3। सिंपल सा लॉजिक, आपको पता है एलसीएम निकालने में जो बराबर दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है, उसको तो हम लेंगे, लेकिन साथ में जो छूट रहा है उसको लेंगे। क्या जाएगा यहाँ पे 2 गुणित, यहाँ 3 का भी जोड़ा बन रहा है, एक बार 3 आ जाएगा, और एक बार फिर 3 आएगा, और एक बार फिर 2 आएगा। इन सबका गुणा कर लेंगे, जो भी आएगा वो उसमें लगने वाला समय रहेगा, ठीक है। देखते कितना जाएगा बेटा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 36। अतः क्या बोलेंगे अपन, LCM 18, 12, LCM 18, 12, 18, 12 इक्वल टू 36। अतः क्या बोलेंगे अपन, अतः रवि और सोनिया को एक साथ
प्रारंभिक एक साथ प्रारंभिक एक साथ, अच्छा प्रारंभिक लिखना है, प्रारंभिक स्थान पर आने पर 36 मिनट लगेंगे। मिनट लगेगा। ठीक है बेटा, तो आज हमने प्रश्नावली 1.1 को पूर्णतः समाप्त कर लिए हैं और ये इसका आंसर ये लिख दिया हमने। ठीक है बेटा, तो आज का वीडियो कैसा लगा हमको ये बता दें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। सिंपल सा मेरा एक ही लॉजिक है, एक ही कॉन्सेप्ट चलता है, वो ये है कि कर वाला तो हो भला, क्योंकि अगर आप अपने दोस्तों को दिखा देंगे, उनको सेंड कर देंगे और उनको ये सब जो सब्सक्राइब कर लेना ताकि, और लाइक करें और अपने दोस्तों को पहुंचा दें ताकि वो पढ़ लें अच्छे से, ठीक है ना, और वो भी अच्छा कर जाएं। बस सिंपल से यही काम है। तो मिलते हैं हम सी यू, या फिर कह सकते हैं कल के दिन, ठीक है ना, डेली वीडियो डालेंगे वैसे तो मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय, जय राम जी की।